नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की, जो कि मिड कैप लेवल की एक बढ़िया नवरत्न कंपनी है और ऑयल मार्केटिंग में इसका ठीक ठाक है, रिजल्ट वगैरह भी इसके अच्छे आते हैं। और सबसे खास बात है कि डिविडेंड बहुत ही बढ़िया देती है, FD से लगभग दुगने से भी ज़्यादा रिटर्न इस समय दे रही है। तो ये निवेशकों के लिए, खासकर जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहती है। तो PSU पर इस समय सरकार का दबाव कोरोना की वजह से है। कोरोना की वजह से सरकार PSU पर ज़्यादा प्रेशर दे रही है कि डिविडेंड वो ज़्यादा से ज़्यादा दें, इसलिए PSU थोड़ा सा दबाव झेल रहे हैं। और उनमें उस तरह से जैसे मार्केट न्यू हाइज लगा रही है, 13,000 के आसपास आ गई है, उस हिसाब से परफॉर्म PSUs में नहीं हो रहा है। कुछ की हालत तो ज़्यादा ही ख़राब है, ONGC वगैरह तो अपने नए लो लगा रहे हैं, ऑयल इंडिया का भी, और ये कोल इंडिया वगैरह का हाल बुरा है। लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड का अगर प्रदर्शन उनके मुकाबले आप देखेंगे तो इसका प्रदर्शन उनसे बेहतर है। इसने जो कोरोना के समय अपना लो लगाया था उससे काफ़ी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, वहाँ से 1.5 गुना मूल्य पर लगभग ये ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग इसी आधार पे आज ये इस स्टॉक की फंडामेंटल की बात करेंगे और टेक्निकल की बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ये लेवल के आकर्षक है। मार्केट जहाँ पर इतना ऊँचा है वहाँ पर इसमें निवेश करना उचित होगा। अगर आपकी पहले से होल्डिंग है तो उसे होल्ड करना है या उसको सेल करना ठीक होगा, या एवरेज किया जा सकता है। इन सब बातों पे गौर करेंगे विस्तार से। तो वीडियो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ, साथ में मैं मार्केट का एक ओवरव्यू भी साथ में आपको देता रहूँगा, जिससे आपको इस शेयर के अलावा मार्केट के अन्य शेयरों को भी डील करने में काफ़ी आसानी होगी और मार्केट पर एक साफ राय आप बना पाएंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया कि OIL जो है एक नवरत्न कंपनी है, मिड कैप की है, इसलिए ये 10,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है। और डिविडेंड जैसा बताया मैंने काफ़ी बढ़िया देती है, 11.39%, 11% के आसपास का डिविडेंड बहुत ही बढ़िया है। FD इस समय रिटर्न बहुत ही कम हो गए हैं, जैसा कि आपको पता, अपने देश की ब्याज दर भी कम हो रही। विकसित देश जो होते हैं अमेरिका या कनाडा जैसे, उनमें ब्याज दर काफ़ी कम रहती है, 1.5-2% ही रहती है। अपने यहाँ तो फिर भी अभी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग भी धीरे धीरे विकसित देश की ओर लग रहा बढ़ रहे हैं, इसीलिए ब्याज दरें यहाँ काफ़ी कम हो गई हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक होता है लोग शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में भी वहाँ लोग बहुत बड़ी मात्रा में शेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वैसा ही हालत धीरे धीरे भारत का भी हो रहा। दूसरी वजह कोरोना भी रही है इसकी, जो लोग ज़्यादा आकर्षित हुए हैं मार्केट की ओर, और इसकी वजह से बड़े खिलाड़ियों को थोड़ा खेल खेलने का भी मौका मिल जाता है, क्योंकि वो जानते हैं रिटेल निवेशक ज़्यादा डिविडेंड, ज़्यादा सेफ्टी ढूंढते हैं। तो वैसे शेयर को जानबूझ के रिटेलर को फंसाने की कोशिश करते हैं उसमें, और रिटेलर अगर ऊंचे भाव पे उसमें फंस जाता है मार्केट के बाबाओं की वजह से, टीवी के जो कॉल होते हैं वगैरह उनसे वजह से, और जो न्यूज़ फैलाई जाती है मार्केट में गलत तरीके से, लोग उसके ट्रैप में आ जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो उस पर मैं चर्चा करता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये सब पता होगा, और नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको धीरे धीरे बहुत सारी बातें मैं आपको बताता रहूँगा अपने वीडियोज़ के माध्यम से। तो अभी मैं आता हूँ इसमें क्वार्टर रिजल्ट पे। तो क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो 42% की कमी आई थी पिछले क्वार्टर की तुलना में, सितंबर की तुलना में। तो ये सब इसमें होता रहता है। ऑल मार्केटिंग कंपनी के वैसे भी जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उनमें उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय माहौल के हिसाब से इनकी ट्रेडिंग डिसाइड होती है कि कैसा रेट रहेंगे, क्या होगा, सरकार का भी दबाव होता है, कई बातें होती हैं। तो इनका मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको एक नज़र डलाता हूँ। तो ये 56% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें। FII भी 7% है, अच्छी बात है। FII अभी कम है। FII वैसे जो अभी ये आंकड़ा जो है ज़्यादा अपडेट नहीं है। रिसेंट में FII बहुत हैवी मात्रा में बाइंग कर रहा है इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर की ओर भागता चला जा रहा है। कई शेयर 10-10, 7-7% भाग रहे हैं। तो ऐसे में अब शायद इन PSUs की बारी है, मुझे ऐसा लगता है ये भी अच्छा मूवमेंट दिखाएंगे। तो इसका ऑल टाइम हाई जो है 334 रुपये का है, जो कि अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग शेयर चौथाई भाव पे ट्रेड लगभग यहाँ से कर रहा है इस हाई से। तो अब थोड़ा सा आंकड़े और देखेंगे हम कंपनी की अच्छाई बुराई में। जैसा हमने बताया कि शेयर इस समय सस्ते भाव पे, डिविडेंड बहुत ही अच्छा देती है, और ये ग्रोथ रेट तो सारी कंपनियों की इस समय डाउन ही चल रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे PSU सेक्टर की हो। बाकी लायबिलिटीज़ और ये लो रिटर्न वगैरह ये सारी कंपनियों में आपको सेम देखने को मिलेगा। बस ये है कि प्रमोटर होल्डिंग इनकी जो 3% में 10% कम हुई है, ये जरूर एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है। PSU में कई शेयर्स में ऐसा पैटर्न देखने को मिला है कि प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। बाकी मार्केट कैपिटल तो बताया मैंने, मिड कैप कंपनी है। अब क्वार्टरली रिजल्ट जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसमें देखिए आप उतार चढ़ाव होता रहा है, कभी
घाटे में भी रही है कंपनी, लेकिन कभी कभी अच्छा मुनाफा भी देती रहती है। तो मार्च में जिस समय कोरोना बम फूटा था उस समय बहुत ही अच्छा इसने मुनाफा दिया था कंपनी ने। लेकिन किसी भी मार्केट में शेयर का भाव कंपनी की हालत पे नहीं और उसकी बैलेंस शीट के मुकाबले जो मार्केट का माहौल और मोमेंटम होता है और बड़े खिलाड़ियों की जो चाहत होती है कि शेयर को अब यहाँ से ऊपर ले जाना है, यहाँ से नीचे ले जाना है, उनकी जो शतरंज की बिसात बिछी होती है उसके आधार पर जो वो खेल खेलते हैं उसके आधार पर ये सब भाव तय होते हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि मार्केट क्रैश हो रही थी कोरोना की वजह से तो स्टॉक ऊपर भाग रहा था, ऐसा कुछ नहीं। और इसके बाद जून में देखिए रिजल्ट खराब भी आता है, लेकिन फिर भी स्टॉक धीरे धीरे ऊपर ही गया है या एक लेवल पे बना रहा है, यहाँ से गिरावट नहीं आई। तो मतलब रिजल्ट का इम्पैक्ट कोई भी नहीं है शेयर के भाव पर। तो ये बात हो गई। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो ये जरूर है कि 66% से 56% पे आया, 10% प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ होती है कि ये कंपनी के पैटर्न पे निर्भर करता है। जैसे आप बात करेंगे अगर एल&टी की या आईटीसी की, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसका मतलब कि वो कंपनी बिल्कुल ख़राब है, तो ऐसा तो नहीं। वो तो दिग्गज कंपनी है, बहुत जानी मानी कंपनी है, बहुत भरोसेमंद कंपनी है। तो ऐसा भी नहीं होता कि प्रमोटर की होल्डिंग ही होती है कंपनी में तो वही सब कुछ है, बाकी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो पब्लिक के पास क्योंकि ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है, पहले ये कम था लेकिन धीरे धीरे इसमें हिस्सा पब्लिक का काफ़ी बढ़ा है, 30% के आसपास। एफआईआई भी थोड़ा बढ़े हैं, डीआईआई ने होल्डिंग अपनी कम की है। तो अब आते हैं सीधे चार्ट पर। अब चूंकि ये एफएनओ का स्टॉक नहीं है, केवल कैश में ट्रेड करता है, तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन चार्ट की मदद नहीं ले पाएंगे। इसके लेवल सेट करने में टारगेट वगैरह और स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है आपका शॉर्ट और मीडियम टर्म का, तो केवल चार्ट पर मैं निर्भर रहना होगा। तो हम चार्ट पहले मैं खोलता हूँ वीकली चार्ट और एक लंबे समय का इसमें व्यू देता हूँ और थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया पिछले 8-10 सालों में। तो ये लिस्टिंग ही इसकी जो हुई है 2008-9 की मंदी के बाद से हुई थी स्टॉक की, और वहाँ पे लगभग 200-250 के रेंज में ट्रेड करता था और इसी रेंज में काफ़ी साल तक रहा, 200 पे आके 250 इस तरह के रेंज में रहा। फिर थोड़ा सा इसने ऊपर का मूवमेंट दिखाया, 300 जो 339 का जो इसका हाई है वो इसने यहीं इसी दौरान लगाया। उसके बाद से इसमें तेज़ी से फॉल आया 2014 के बाद। ये पिछले 2 सालों में मतलब ये काफ़ी स्टॉक 150 पे आ गया, फिर एक मूवमेंट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे, फिर एक स्टॉक यहाँ पर जब आप देखेंगे 2017-18 के बीच में यहाँ पे एक हाइज लगा के फिर ये लगातार उस समय से डाउन ट्रेंड में ही है। एक भी अच्छा उछाल इसमें देखने को अभी तक नहीं मिला। अब कोरोना के बाद से तो इसमें बहुत ही तेज़ गिरावट हुई, जिसके बाद फिर ये स्टॉक लगभग 60 रुपये के आसपास शायद चला गया था। इसमें मैं देख लेता हूँ, तो स्टॉक जी यहाँ 63.5 पे गया था। उसके बाद ये फिर जब मार्केट ने उछाल लिया तो ये फिर 100 रुपये पे भी आया। मतलब आप परसेंट वाइज देखेंगे तो ये लगभग 70-80% का इसने दिया यहाँ पे रिटर्न अपने लो बॉटम से। उसके बाद से मार्केट तो हाईज पे जा रहा है, लेकिन ये स्टॉक अभी उतना ऊपर नहीं गया। तो हमें क्या करना चाहिए स्टॉक का? तो अगर आप बाकी कंपनियों की देखेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी, तो पूरा सेक्टर में इस समय समस्या है। मार्केट में शेयर्स में एक रोटेशन चलता है। ऐसा नहीं है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो सारे शेयर एक साथ ही ऊपर भागने लगते हैं, उनका एक रोटेशन होता है। फिर जब एक सेक्टर का रोटेशन पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरे सेक्टर का नंबर आता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मार्केट बहुत हाई चल रही है या बहुत ही बढ़िया ऐसा होगा कि ये एक 90 से अचानक से कूद के तुरंत ही 1-2 महीने में 200 पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें एक उछाल देखने को जरूर मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी रणनीति बाय एंड डिप्स की होनी चाहिए। पिछले 3-4 महीने का आप डाटा देखेंगे तो ये 80 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता है, बार बार 90-95 की ओर जाता है। तो इसमें जब भी मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिले और ये स्टॉक फिर से 80-85 के जैसे पास आता है, वहाँ पे आराम से इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अब ये स्टॉक दोबारा ये लेवल जो 60-65 की नहीं दिखाएगा, वो मार्केट के क्रैश की वजह से हुआ था। तो जितना भी आप इसको 80-85 के आसपास कलेक्ट करेंगे उतना ही ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और 2 से 3 साल का नजरिया रखते हैं तो मेरा मानना है स्टॉक 200 और 225 के आसपास का लेवल दिखा सकता है यहाँ से आसानी के साथ, क्योंकि मिड कैप कंपनी है, जब ये भागेगा तो रॉकेट की तरह भागेगा, गोली की तरह ऊपर जाएगा। और इसमें अब हम इसके वनडे चार्ट पे आ जाते हैं और ट्रेडिंग का एक व्यू ले लेते हैं। तो वनडे चार्ट आ गया सामने। तो वनडे चार्ट में आप देखिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 7-8 महीनों से कोरोना के बाद से। तो इसमें अभी ये सबसे अच्छी बात ये है कि 20, 50 और 100 डेमा के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें
क्योंकि ऑप्शन चेन हमारे पास नहीं है, तो पिवट पॉइंट भी इसका देखिए 88 पे बन के आ रहा है, 20 डे में 89 पे है और 50 डे में भी लगभग 89 के आसपास ही है। तो हमें बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस एक मिल गया है इंट्रा, ये क्या नाम है आपके शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडिंग का व्यू, उसके हिसाब से आप इसमें 87 का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और मुझे पूरा अप्रोच उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 200 डेमा को अप्रोच करेगा, बहुत ही जल्दी, जो 102 रुपये के आसपास है। तो हमारा ये टारगेट यही मैं बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब 200 डेमा को पहली बार अप्रोच करता है तो उसको पहली बार में सस्टेन वहाँ पे नहीं करता है, थोड़ा सा ऊपर अगर जाएगा भी तो बाद में फिर उसके नीचे आ जाता है, वो अटेम्प्ट लेता है, पहली बार में सस्टेन नहीं करेगा। तो इसलिए पहला टारगेट वो 102 रुपये का रख लीजिए, यहाँ से परसेंट वाइज काफ़ी बढ़िया रहेगा और रिस्क वार्ड रेशियो भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा। जब स्टॉक ये 200 डेमा को दोबारा अटेम्प्ट लेगा और उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो एक तो रणनीति आपकी ये रहेगी कि इसमें आप आधा प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लीजिएगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा, वरना दूसरी अच्छी रणनीति ये है कि आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 200 डेमा के आसपास और स्टॉक को फिर से नीचे आने दीजिएगा, और जब फिर से ये सपोर्ट लेता है फिर से वहाँ पे बाइंग करके आप एक छोटा स्टॉप लगा के फिर से आप दूसरा ट्रेड इनिशिएट करिएगा। और जब ये स्टॉक 200 डेमा को सस्टेन करके उसके ऊपर पार कर जाएगा तो फिर 110-15 के लेवल इसमें बहुत ही आसानी से खुल जाएंगे, फिर आपका टारगेट कम से कम 110 रुपये का बन जाएगा। तो RSI की अगर पोजीशन देखेंगे वनडे चार्ट में, तो अभी थोड़ा सा ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से भाग रहा है, निफ्टी का भी जब चार्ट देखिए तो इस तरह से भाग रहा है कि मोमेंटम में ये RSI ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, इससे ज़्यादा ओवरसोल्ड मैं बोल गया गलती से, सॉरी ये ओवरबॉट है, तो ओवरबॉट सिचुएशन का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये स्टॉक भाग जाएगा। और ये MACD में जो सिग्नल जनरेट हुआ था बाइंग का, वो अभी भी बना हुआ है। तो MACD जो कि ट्रेडर्स का फेवरेट इंडिकेटर होता है, उसके हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में है और इतनी आसानी से ये अपने लेवल को नहीं तोड़ेगा, बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास ही है। तो इन्वेस्टमेंट का भी नज़रिया इसमें काफ़ी बढ़िया रहेगा और अगर आप ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो उसमें भी टेक्निकल के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। लोग करते क्या है कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ भागने लगता है और काफ़ी जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में आता है वहाँ पे कूद के ट्रेड लेते हैं और जहाँ पे लेना चाहिए वहाँ पे नहीं लेते हैं, कि थोड़ा सा गलती रहती है। किसी भी ट्रेड में आपको मार्केट में जंप नहीं करना है, ट्रेड अपने जोन में आने पर ही लेना है, जबरन किसी भी ट्रेड में नहीं जाना है। और बाजार में प्रॉफिट बुक करना एक कला है जो थोड़ा सा आपको अनुभव के साथ ही धीरे धीरे सीखने को मिलती है। कोरोना से वैसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और कोरोना की वजह से एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कोरोना की कुछ बुराइयां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें अच्छाई भी रही कि निवेशक जो हर स्तर पे फंसता था शेयर में, पहले कि शेयर धीरे धीरे कई साल तक 3-3, 4-4 साल लगाता था, धीरे धीरे गिरता था और निवेशक हर लेवल पे उसको निवेश करने के चक्कर में फंसता जाता था। लेकिन जब मार्केट एकदम से क्रैश करती है तो अब अगर आप 15-20 दिन पेशेंस से बैठ जाएं तो मार्केट एकदम बॉटम के आसपास आ जाती है और फिर आप पैसा वहाँ पे डालिए तो आपके फंसने की संभावना एकदम समाप्त हो जाती है। और किसी भी शेयर में जो आप मार्केट में कोई भी शेयर है, कितना भी अच्छी कंपनी हो, आपको अपने कैपिटल का 10% से ज़्यादा उसमें निवेश नहीं करना है। अगर आपको वो शेयर काफ़ी नीचे आ गया है तो उसमें थोड़ा बहुत जरूर एवरेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना, 10-12% के ऊपर नहीं जाना है। किसी दूसरे स्टॉक को सेलेक्ट करिए जो निचले मूल्य पर अच्छा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसमें पैसा डालिए, उससे उसका घाटा पूरा करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।